तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का युवराज भैया आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स का विद्युत धारा, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना था, आवेश के गुणधर्म जाना था और कूलम्ब्स लॉ जाना था। उसके उसके आगे का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इससे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चलिए आइए। तो हमने कल बताया था आपको कि आवेश ये विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा आवेशों का सतत प्रवाह होता है, आवेशों का लगातार प्रवाह। जैसे कोई भी चालक पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में आवेशों का लगातार प्रवाह होता है। और लगातार प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखिए आइए, जैसे कोई मान लिए यहाँ पर ये चालक तार है, चालक पदार्थ है या तार है, वायर है या कोई चालक पदार्थ। इसमें जब हम आवेश प्रवाहित कहते हैं तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या? पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और जैसे ही इसमें आवेश प्रवाहित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, ये खिसक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खिसक जाते हैं, जिसके कारण आवेश पूरे चालक पदार्थ में फैल जाता है। और इसकी गति इतनी तेज होती है, इतनी तेज कि जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ कोई ट्रांसफार्मर है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर मेरा घर है, घर मतलब ट्रांसफार्मर के नज़दीक नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ से वायर लाया, यहाँ से वायर लाया, यहाँ पर एमीटर लगाया। क्या? एमीटर लगाया। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर से लाइन दिया जाता है वैसे ही मेरे घर लाइन आ जाता है। ये कैसे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से ही मौजूद, और जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ से आवेशों का प्रवाह करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे। और विद्युत धारा की गति इतनी तेज होती है, इतनी तेज, जैसे प्रकाश की चाल होती है वैसे ही की गति होती है। और तुरंत ही पूरे चालक पदार्थ में जो धारा है वो फैल जाती है। और तुरंत ही यहाँ पर तुरंत ही इसके जस्ट जैसे यहाँ से स्विच ऑन यहाँ पर आ गया, तो इसमें यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। क्या है? VVI इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, डायरेक्शन। क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इधर, इस डायरेक्शन में, तो विद्युत धारा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में विद्युत धारा होगा। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगा? आई से सूचित करते हैं विद्युत धारा को, ये इस साइड होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी चालक पदार्थ में गतिशील, ये कोई चालक पदार्थ है, तो इसमें जो कण गतिशील है क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अभी आगे बताएंगे, अभी आइए। विद्युत धारा अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने को आ जाए कि परिभाषा लिखे, परिभाषित करें, विद्युत धारा को परिभाषित करें, तो कैसे करेंगे? तो किसी चालक पदार्थ से, क्या? किसी चालक पदार्थ से किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट किया जाता है। सूचित किस चीज से किया जाता है? I से। आइए इसको मिटा लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि क्यों
जल्दी धारा प्रवाहित हो जाता है, किसी चालक तार में फैल जाता है, तो इसकी जो गति होती है बहुत तेज होती है, बहुत तेज। और इसमें इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये जो आवेश होता है आई से डिनोट करते हैं, ये आवेशों की प्रवाह की दर है। तो आवेशों की प्रवाह की दर समय के सापेक्ष, क्या समय के सापेक्ष। तो यहाँ से ये जो सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका अन्य रूप है, अन्य रूप है। अब अन्य रूप का हो जाएगा तो Q बराबर, इसको ब्रज गुना, इसको ऐसे गुना कर दे रहे हैं, Q बराबर IT, क्या Q बराबर IT। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अब विद्युत धारा का और बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे में विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक। जैसे अपने घरों में नहीं बिजली, अरे यार क्या लिखना था मेरे को, अरे कुछ भी हो, व्यवहारिक है। क्या है? विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक। हम लोग अपने घरों में नहीं कहते हैं कि कितने यूनिट बिजली बिल आया, मतलब यूनिट में हम लोग कहते हैं, तो इसको क्या यूनिट होता है, यूनिट। अब इसका एक और मात्रक होता है जो व्यापारिक मात्रक होता है, व्यापारिक मात्रक। क्या? व्यापारिक मात्रक। इसको किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या? किलोवाट घंटा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब विद्युत धारा को किस चीज से मापा जाता है? किससे मापा जाता है? किस चीज से मापा जाता है? तो एमीटर से। एमीटर से। किस चीज से? एमीटर से। घरों में जो मीटर लगा होता है, वो जो मीटर होता है ना, जिसे हम लोग मीटर कहते हैं, वही इसका यही है एमीटर, इसे एमीटर कहते हैं। तो कुछ पॉइंट और देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। अभी इसको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया नोट? जी, क्या बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछ दे कि एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई पूछ दे कि एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर कोई पूछ दे कि एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम देखो ये निकलता है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। आवेश का गुण होता है क्वांटीकरण सिद्धांत, उसमें ये आगे की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं थोड़ी से बता देता हूँ कि देखिए क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है। ये आवेश का एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? संख्या। ये तो पता है, ये होता है इतना कूलम्ब। अब देखिए ये पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4, भिन्नात्मक भाग नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। ये क्या? भिन्न नहीं होना चाहिए। तो देखिए Q, अगर हमको संख्या निकालना है n बराबर, तो Q अपॉन में इसको इधर लाएंगे E बटा में। अब
1 कूलम पर निकालना है। क्या पर? 1 कूलम पर। तो आवेश की जगह क्या रखेंगे? 1 कूलम। 1 कूलम। अब बटा में 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। अब कूलम से कूलम कैंसिल, बराबर क्या? बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको आपको याद रखना है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आइए, एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार, 2 बार पूछा गया है। भारतीय भवन में बुक में शायद ही होगा, लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी बताने वाला हूँ। तो क्या पूछा गया है देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब विद्युत धारा आई बराबर क्या पढ़ा? विद्युत धारा आई बराबर Q/T। टी क्या है? समय। क्या है? समय। ये क्या है? समय है, ये आवेश है। अगर मान लो इसको, इस Q आवेश को 1 कूलम में मान लो, इस Q आवेश को 1 कूलम में मान लो, और इसको T समय को सेकंड, 1 सेकंड मान लूँ, तो आई बराबर क्या निकल के आएगा? 1/1 क्या होता है? 1/1 और कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। अब ये क्या होता है? यही तो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, धारा को ए से भी सूचित कर लिया जाता है, आई से भी सूचित कर लिया जाता है। तो ये क्या है? 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर के बराबर आ गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या कि आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं? आप 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप 1 एम्पियर से? तो हम क्या लिखेंगे? तो किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड, समय कितना लिए हैं? 1 सेकंड लिए हैं। किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो। 1 कूलम्ब, कितना आवेश? 1 कूलम्ब। तो अब ये किसके बराबर होगा? ये जो प्रैक्टिकल रूप है, ये थ्योरेटिकल। क्या है? थ्योरेटिकल। तो किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो, तब हम कह सकते हैं, तब हम कहेंगे कि उस चालक पदार्थ में, उस चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, प्रवाह हो रही है। क्या हो रही है? 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में 2 या 3 बार, दो बार तो पूछा गया है। तो ये लिख लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे इसको मिटाते हैं। ऐसे कि भारतीय भवन बुक में नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, 100% पूछा गया है। 2 बार मैं क्वेश्चन बैंक देख कर आया हूँ। वैसे भी जो भारतीय भवन बुक है उसको डिज़ाइन किया जाता है 10th और 12th क्लास के बोर्ड के लिए, झारखंड और बिहार बोर्ड के लिए। ऑफिशियल तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में शायद हो, मुझे नहीं पता, शायद हो। अब चलिए यहाँ से एक और प्रश्न मैंने देखा पूछा गया था। वो क्या था? वो क्या था भैया बताइए? बताता हूँ। वो क्या था कि विद्युत धारा की प्रबलता, देखो कोई भी चालक पदार्थ है कि किसी चालक पदार्थ के एक बिंदु से, किसी चालक पदार्थ के
एक बिंदु से एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होगी किसी चालक पदार्थ, ये चालक पदार्थ है, धारा मान लो यहाँ से धारा आई प्रवाहित की जा रही है, किसी एक बिंदु पर एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होगी उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, जब किसी चालक पदार्थ के, जब किसी चालक पदार्थ, जब किसी चालक पदार्थ के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से एक सेकंड में, कितना, एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसको लिखो, आगे यहाँ से हम लोग का विद्युत धारा जो टॉपिक था समाप्त हो गया। कोई अगर छूटा भी होगा तो हम बता देंगे। देखो यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा, आगे हम लोग का टॉपिक है ये विद्युत धारा वाला तो समाप्त हो गया, विद्युत धारा वाला समाप्त हो गया। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या, विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, किसे कहते हैं। अब ये विद्युत परिपथ क्या है, ये विद्युत परिपथ क्या है भैया, तो मैं बताता हूँ विद्युत परिपथ क्या है। मान लो ये ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कुछ व्यवस्था है और यहाँ पर प्रतिरोध भी है, अभी आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध, ऐसे नगण्य मानना इसका। और यहाँ पर, यहाँ से हमने इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यहाँ से हमने बैटरी जोड़ा, क्या जोड़ा, बैटरी। इसको आगे समझाते तो और अच्छा रहता, तो अभी देख लो यहाँ से, चलो इसको आगे समझाएंगे, इसको आगे विभव में अभी समझ में नहीं आएगा। अभी विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, एक ऐसी व्यवस्था जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। लिख लोगे 100% क्लियर, ठीक है। चलो इसी हमारा अगला टॉपिक है विभव। क्या, विभव। हमारा अगला टॉपिक विभव है। देखो क्या मैं बोल रहा था कि जब अनंत का अनंत इन्फिनाइट, क्या, अनंत मतलब बहुत दूर अनंत से, मान लो ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, क्या है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय दिख रहा है, विद्युतीय क्षेत्र, ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है, इसमें विद्युत धारा का विद्युतीय क्षेत्र है। जब हम अनंत से क्या करेंगे, अनंत क्या से, अनंत से एक इकाई घनावेश, ये क्या है, इकाई घनावेश, क्या, घनावेश। जब हम इकाई घनावेश को उठाकर इकाई घनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के, किसी
विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में इकाई घनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो हमने कार्य किया, जो कार्य करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा उसे क्या कहेंगे? विभव। फिर से अनंत से इकाई घनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, उसे ही क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, लिख कर भी बता देता हूँ, नहीं तो नहीं लिखूंगा तो तुम 2 मिनट में भूल जाओगे। क्या? अभी 2 मिनट में भूल जाओगे। देखो, विभव इकाई घनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, उसे ही विभव कहते हैं। और तुमको सुंदर ऐसा चित्र भी बनाना है, तब फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा चित्र भी बनाना है, अनंत दर्शाना है, विद्युतीय क्षेत्र दर्शाना है और इस इकाई घनावेश को दर्शाना है, तब जाके। अब इसे सूचित किस चीज़ से करते हैं? तो इसे सूचित करते हैं V से। V से क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये वोल्ट कैसे आया? बताओ ये वोल्ट कैसे आया? तो आओ बताते हैं। देखो, ये जो विभव होता है, विभव क्या परिभाषा क्या है? विभव किसे कहेंगे? तो विभव बराबर क्या होगा? कार्य करना पड़ा, मेन रोल कार्य का है, तो कार्य अपॉन हम किस चीज को ला रहे हैं? इकाई घनावेश को ला रहे हैं, तो अपॉन में इकाई घनावेश क्यू। अब देखो, इसे क्या कहेंगे? वोल्ट। ये क्या है? वोल्ट। और ये इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वोल्ट। इसका ये क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल। और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब। तो वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम्ब। अगर पूछ दे कि जूल प्रति कूलाम्ब क्या किसके बराबर होगा, तो वोल्ट के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाएगा। ऐसा चित्र भी बनाना है। और देखो, यहाँ से भी खेला हो गया, यहाँ से भी बिहार बोर्ड वाले ने खेला कर दिया। और क्या पूछ डाला? क्या बताइए? एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं? वोल्ट से क्या समझते हैं? अब क्या रटने की जरूरत है? अब तुम खुद अपने से ही निकाल लोगे, इसका डिफिनेशन बना लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। किसी का मेमोरी क्षमता ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो इसीलिए मैं तो बताऊंगा। आओ देखो, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि आवेश को 1 कूलम मान रहे थे और समय को 1 सेकंड मान रहे थे। यहाँ पर इसको मानेंगे 1 जूल। V बराबर, यहाँ पर आ जाओ, V बराबर इसको क्या मानेंगे? 1 जूल। इसको मान लो 1 जूल, W/Q। इसको मानो 1 जूल। इसको मान लो 1 कूलम्ब, मानो इसको 1 कूलम्ब। अब देखो, यहाँ से बन गया 1/1, V बराबर 1/1 जूल प्रति कूलम क्या होता है? अभी बताया, जूल प्रति कूलम वोल्ट। यही तो हुआ वोल्ट। देखो, अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तुम लोग तो लिख लिए होगे। देखो, V
क्या लिखा हूँ मुझे, अच्छा बराबर है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। देखो अब हम क्या कहेंगे कि जब जब इकाई घनावेश को इकाई घनावेश को इकाई घनावेश एक कूलम्ब आवेश, इकाई घनावेश, आवेश का रोल नहीं है इसमें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो मैथमेटिकली भी और थियोरेटिकली दोनों बराबर होगा और सेम होगा। देखो जब एक कूलम्ब आवेश को, इसको एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। जब एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, अगर विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कार्य ओ भैया पगलू हो तुम, मैं पगलू हूँ, क्या हूँ मैं, पगलू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मूर्ख हूँ मैं, मूर्ख पगलू। जब एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या है, 1 जूल, 1 जूल हो, तब हम कहेंगे कि तब हम कहेंगे कि 1 वोल्ट तब हम कहेंगे कि उस व्यवस्था, ये क्या हुआ, इसे क्या कहेंगे, सोचो इसे क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि उस परिपथ का विभव 1 वोल्ट है। देखो दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज जितना करोगे, जितना दिमाग का यूज करोगे उतना तुम्हारा दिमाग शार्प होता जाएगा, नुकीला, तेज होता जाएगा। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि दिमाग नहीं, याद नहीं होता। तो देखो मैं याद करने का टेक्निक बताता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ, देखो तुम पढ़ रहे हो तो अपना हैंड का यूज़ करो। पढ़ रहे हो, जब तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ उस चीज़ में तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ किसी काम में इन्वॉल्व होगी तो वो काम तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं किसी रास्ते पर गया, पहले तो मैं नहीं जानता हूँ उस रास्ते को। किसी ने मुझे कहा कि वहाँ से वहाँ तुम चले जाना, मुझे नहीं पता है कहाँ से कहाँ चले जाना, बस मैंने सुना और मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर अब देखूँगा कहाँ जाना है। इसने कहा था कि लेफ्ट मुड़ना, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, सस्पेंस में रहोगे, तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं करेगा। वही अगर तुम्हें दिखा दिया जाए कि इस रास्ते से जाना, इस रास्ते से लेफ्ट जाना, दिखाया गया और सुनाया गया, तो तुम चलोगे, फिर कहोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझको, फिर कहोगे तुम। अगर मैं तुम उस रास्ते से एक बार चले जाओ और फिर पुनः जाओ, तुम पैर का भी यूज कर लो, आँख का यूज भी कर लो, कान का भी यूज कर लो और माउथ का भी यूज कर लो, जितने भी तुम्हारे इंद्रियाँ है उस सभी का यूज कर लो और एक बार चले जाओ और फिर दोबारा जाओगे तो तुम्हें इतनी कठिनाई नहीं होगी,
इतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हाँ, जब जाओगे तो ऐसा नहीं लगता है कि जा रहा हूँ, हाँ यहाँ से तो हम गुजरे थे, यही है, ये कोई चीज़ हमें दिखाई देता है, कुछ ही चीज़ को हम महसूस करते हैं, हाँ, तो हमें वो चीज़ एकदम सटीक याद रहती है। वैसे ही देख रहे हो कोई पढ़ा रहा है, देख रहे हो तो हैंड का यूज़ करो, सुनो, देखो और बोलो या मत बोलो, हैंड का यूज़ करते रहो या टहलते रहो। टहलना तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहो तो टहल लो 1 से 2 मिनट, पर हैंड का यूज जरूर करना। जितनी तुम्हारी इंद्रियां उस काम में इन्वॉल्व होगी उतना ही तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। मैं किसी दिन इस रास्ते से जाता हूँ तो दूसरे दिन इस रास्ते से जाऊँगा, मेरा दिमाग चैलेंज करेगा, कल मैं इस रास्ते से गया, आज मैं इस रास्ते से जाऊँगा, और मैं उसी रास्ते से गया फिर उसी रास्ते से जाऊँगा, तब तो मुझे सब पता है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा, अगर मैं इस हैंड से लिख रहा हूँ तो कभी इस हैंड से भी लिखो, ऐसे ऐसे कुछ भी लिखो। ऐसे क्या, दिमाग को चैलेंज करो, तब तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। और सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ सोचो, बड़ा बड़ा चीज़ सोचो, छोटी छोटी चीज़ें सोचने से कुछ नहीं होता। बड़ा सोचोगे, अगर पहाड़ सोचोगे तो उसका एक हिस्सा, पहाड़ तो नहीं लेकिन उसका एक हिस्सा जरूर तुम्हें मिल जाएगा, एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ही लेकिन तुझे मिल जाएगा। अगर तुमने पहाड़ के बारे में सोचा ही नहीं तो उसका एक हिस्सा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये नोट करो तुम लोग। देखो, विभवांतर, विभवांतर, ये सब हिंदी लिखने में कहीं हर्षई दीर्घई या कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका स्ट्रेस मत लेना, अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पगलू, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पगलू हूँ। देखो, विभवांतर, ये क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। अब देखो ये क्या होता है। अरे हमको इतना सा आता है, इतना सा जरूर आता है, अगर नहीं आता तो कैसे आपको पढ़ाता। इतना सा आता है, कितना सा, इतना सा। देखो अब इसका परिभाषा कैसे करेंगे, ये क्या होता है। तो ये दो विभव, देखो यहाँ से पहले सिंपल आसान भाषा में जाना, एकदम आसान भाषा में, नो झंझट, नो स्ट्रेस, एकदम सिंपल। देखो विभव किस चीज से बना है? विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर से बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतर का मतलब क्या होता है? किसी दो चीज का अंतर। एक चीज, अंतर किस चीज में निकाला जाएगा? दो चीजों में, एक चीज दो चीज, इन दोनों के बीच अंतर निकाला जाएगा। अगर दो तुलना की जाए तो एक चीज में तुलना की जाएगी नहीं। वैसे ही अंतर एक चीज से नहीं निकलता, उनके बीच मध्य संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो अंतर के लिए क्या होगा? दो विभव, एक विभव होंगे तो अंतर थोड़ी निकलेगा, इसके लिए दो विभव चाहिए, और इनके बीच क्या चाहिए? अंतर। तो दो विभव के बीच का अंतर क्या कहेंगे? विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अब देखो ये क्या होता है। तो देखो कोई विभव यहाँ पर A, V1, यहाँ पर बिंदु B, विभव छोड़ो, बिंदु A और बिंदु B लिखो, बिंदु A और बिंदु B। देखो यहाँ से किया गया कार्य W। अब देखो इकाई घनावेश को वहाँ अनंत से लाते थे। कहाँ से? अनंत से लाते थे, और विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे, एक से दूसरे पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को, इकाई घनावेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। क्या कहेंगे? देखो डिफिनेशन लिखता हूँ, ये तो हो गया विभवांतर, अंतर। देखो डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय
विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, किस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई घनावेश को, इकाई घनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, को ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा? विभवांतर, 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 तर क्या? तर, विभवांतर कार्य विभवांतर कहलाता है, कहलाता है। इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? ऑफ कोर्स दो विभव के बीच का अंतर ही तो है, तो इसका भी से इसको भी प्रदर्शित करते हैं। और इसका ऐसे ही मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट। अब देखो फिगर बनाना जरूरी है, विद्युतीय क्षेत्र दर्शा देना है ऐसे, विद्युतीय क्षेत्र, और यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए और बी तक ले जाने में ये किया गया कार्य ऐसे दर्शा देना और बता देना कि विभव 1, विभव 2, विभव 1, विभव 2। अब देखो, अब इसका सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, इसका सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा? विभवांतर क्या होता है? दो विभव के बीच का अंतर, तो VA माइनस VB बराबर V बराबर IR होता है। ओम्स लॉ आगे पढ़ेंगे, आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे आगे। तो ओम्स लॉ से एक सूत्र होता है V बराबर IR। अब देखो ये कोई विद्युत परिपथ है, अभी समझा रहा हूँ विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ, यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध आगे पढ़ेंगे। ये विभव 1, विभव 2, यहाँ से हमने बैटरी जोड़ा और यहाँ से भी विभवांतर दिया, तो अब इसमें जाकर धारा बहेगी। क्या बहेगी? ये विद्युत परिपथ बनाना है, विद्युत परिपथ वाले सवाल में। अब यहाँ से धारा बहेगी, धारा यहाँ से बहेगी और यहाँ से ये विभवांतर। तो यहाँ से क्या हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी चालक पदार्थ में धारा किस चीज़ के कारण आती है। अगर मैं यहाँ वोल्ट न दूँ, ये एक विद्युत परिपथ है, यहाँ एक ये विद्युत परिपथ है कि ये, इसमें बैटरी है, इसमें बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी नहीं है, इसमें विभवांतर दिया जा रहा है, इसमें विभवांतर नहीं दिया जा रहा है। अब तो इसमें क्या अंतर है? इसमें धारा बहेगी, इसमें धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? वोल्ट विभवांतर नहीं है, विभवांतर जरूरी है। विद्युत धारा किसके कारण होता है? विभवांतर होना जरूरी है। धारा कहाँ बहता है? तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखो कि जो विद्युत धारा की दिशा किधर, विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। विभवांतर कैसे मात्रक, ये भी याद रखना, दो विभव के बीच अंतर, और ये तो याद रखना ही है। और मैं क्या बता रहा था, और मैं क्या बता दूँ, इसको पहले नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध ये क्या होता है? ये प्रतिरोध क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? इसमें कहीं ना कहीं अवरोध छुपा हुआ है। अवरोध और प्रतिरोध सिमिलर, अवरोध और प्रतिरोध। क्या? अवरोध और प्रतिरोध। अब ये
प्रतिरोध क्या होता है देखो समझाता हूँ आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में। हम लोग देसी आदमी हैं, देसी भाषा में सीखेंगे। देखो ये दिख रहा है बुक, ये कॉपी है, आई एम सो सॉरी, ये कॉपी दिख रहा है। अब देखो ये प्रवणता है, ढाल है। अब देखो ये हो गया मार्कर, मैंने इसको फ्री छोड़ा, स्वतंत्र, ये गति करने के लिए स्वतंत्र है, न कि कोई रुकावट है न कुछ, ये नीचे गति करेगा। अगर यही मैं दिख रहा है ना, इसमें देखो ना, इसमें अगर मैं दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे गिराऊं तो ये फ्री है, मतलब स्वतंत्र है, गति करने के लिए स्वतंत्र है। अगर यही मैं इसको बीच में, अगर ये गति कर रहा है, अब बीच में कोई और पदार्थ, जैसे मैं ये मार्कर, ये गति कर रहा है, अब बीच में ये पदार्थ ला दूँ तो ये इसके बीच मार्ग में क्या हुआ, रुकावट पैदा किया, अवरोध उत्पन्न किया, इसका क्या किया, विरोध किया। तो देखो मैं आसान भाषा में समझो, मैं जा रहा हूँ मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ और मार्केट मुझे जल्दी पहुँचना है, कुछ सामान इम्पोर्टेंट लेना है और मैं भागा जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ और किसी ने मुझे रोक लिया। क्या किया, किसी ने मुझे रोक लिया, कोई दोस्त मित्र की मुलाकात हो गई और उसने मुझे रोक लिया और मैं जाना चाहता हूँ, कैसे भी बहाना कर रहा हूँ कि कैसे भी मुझे आज़ाद करे, पर वो छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। क्या किया, अवरोध उत्पन्न। तो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, इससे ही वो क्या हुआ, प्रतिरोध। मान लो एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर ले, प्रतिरोध। तो वही होता है, देखो ये अभी मैंने परिपथ बनाया था, परिपथ, इसमें धारा प्रतिरोध जोड़ा था, प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध जोड़ा था और यहाँ मैंने बैटरी डाली थी। क्या डाली थी, बैटरी। इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये विभव यहाँ से जाएगा। देखो विभव में हमने दिया, इस परिपथ में विभव दिया तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित यहाँ प्रतिरोध, अवरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध। तो यही डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वह पदार्थ जो किसी परिपथ में या किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित आवेश धारा, प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहेंगे। तो इस टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। आज अभी शायद रात के 3 बज रहे हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा, तो अभी इसको यहीं पर बंद करते हैं। तो मन लगा के और दिल लगा के और दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहिए और प्यार लीजिए और प्यार बांटते रहिए, क्योंकि इस दुनिया को प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए और अच्छा सोचिए और दिमाग को चैलेंज करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत, कंटिन्यूअस नॉलेज, मतलब लगातार नॉलेज। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़े हुए हमें बिताना पड़े, एक भी दिन ऐसा ना हमारे दिन में आए कि हमें एक भी दिन पढ़े हुए बिताना पड़े, क्योंकि ये माइंड जो है, इसको भोजन दोगे तभी ये वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।